समय समय पर तीनों कृषि कानून के खिलाफ जी जब भी संयुक्त मोर्चा की किसानों बैनर तले आह्वान हुआ है, बिहार पूरी मजबूती से उस आह्वान को लागू किया है। आगामी 27 सितंबर को फिर यह अभिव्यक्ति आपको दिखाई देगी कि बिहार का चप्पा चप्पा जाम होगा, किसान सड़क पर आएंगे। जी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभय कुमार है और आज मेरे साथ यहाँ टिकरी बॉर्डर यानी दिल्ली और हरियाणा का जो बॉर्डर है टिकरी, जहाँ पे किसान जो हैं कई महीनों से आंदोलन कर रहे हैं। आपको जो 3 काले कानून को ख़त्म करने के लिए और किसानों का जो डिमांड है आप सब जानते हैं कि MSP को पूरी तरह से उसको वापस किया जाए और जो अनाज की जो होर्डिंग के लिए जो एक ग्रीन सिग्नल सरकार ने कानून बना के उद्योगपतियों के भलाई के लिए जो उन्होंने जो एक कानून बनाया है जिससे आम इंसान, आम गरीब आदमी के ऊपर मार पड़ेगी, तो उस कानून को ख़त्म करने के लिए किसान यहाँ पे धरने पे हैं। और हमारे साथ देवेंद्र कुमार जी जो कि अखिल भारतीय किसान महासभा के नेता हैं और ये दरभंगा बिहार से हैं और ज़्यादातर वक्त जो है वो इनकी कर्मभूमि दरभंगा और बिहार ही हैं। लेकिन आजकल कुछ दिनों से ये जो किसानों का जो आंदोलन है, चाहे टिकरी बॉर्डर पे हो चाहे गाज़ीपुर में, जी वहाँ पे ये सारे मूवमेंट को देख रहे हैं। तो हम इनसे भी जानेंगे इनकी राय कि सर आप कैसे देखते हैं इस आंदोलन को। तो कॉमरेड देवेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बात करने के लिए समय निकाला। बहुत धन्यवाद जी। तो सबसे पहला सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बिहार में, यहाँ तो आप घूम रहे हैं, बिहार में ये किसान आंदोलन जो है ये 3 काले कानून के खिलाफ में, वहाँ क्या उसकी मतलब सिचुएशंस हैं, वहाँ कैसे चल रहा है ये आंदोलन, आप लोग कैसे लीड कर रहे हैं उसको? देखिए, समय समय पर तीनों कृषि कानून के खिलाफ जब भी संयुक्त मोर्चा की किसानों बैनर तले आह्वान हुआ है, बिहार पूरी मजबूती से उस आह्वान को लागू किया है। आगामी 27 सितंबर को फिर यह अभिव्यक्ति आपको दिखाई देगी कि बिहार का चप्पा चप्पा जाम होगा, किसान सड़क पर आएंगे। और ये आंदोलन बिल्कुल किसान, ये कहना बिल्कुल मैं समझता हूँ बिल्कुल फिजूल की बात है। बिहार भी किसान आंदोलन के साथ खड़े हैं, भले ही कहीं सक्रियता है कहीं निष्क्रियता है, लेकिन जो मौन समर्थन भी ये तो नहीं कह रहा कि कानून सही है। बिहार कभी कहा? लेकिन ये टीवी पे ये इम्प्रेशन फैलाया जा रहा है कि पंजाब के कुछ लोगों का राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है, बाकी किसान खुश। ये बिहार के, पंजाब के, हरियाणा के किसान का जो मनोबल है उसको कमजोर करने का एक महज हथियार भाजपा के लोगों ने बनाया है। ये कभी नहीं कहा कि कानून सही है, बिहार के लोगों ने कहा कि कानून रद्द हो, बिहार के लोगों भी ने कहा। मौन समर्थन भी एक बड़ा समर्थन है। कहाँ मोदी के समर्थन में हम वहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं कि कानून आपने बढ़िया बनाया है? ये तो बात सही कह रहे हैं, हम ये भी तो नहीं कह रहे। इसका माने कानून आपने गलत बनाया है, इसलिए बिहार चुप नहीं है। बिहार में समय समय पर आंदोलन की अभिव्यक्ति दिखती है, लोग सड़क पर, लेकिन रूप नहीं दिख रहा है। तो आप याद करिए, राजस्थान में आंदोलन चल रही थी सूचना के अधिकार का कानून बनाने के लिए। राजस्थान आंदोलन में थे, वहाँ लोग शहादतें दे रहे थे, लेकिन बिहार के लोग या पंजाब के लोग या मध्य प्रदेश के लोग उस आंदोलन में सक्रिय भूमिका नहीं थे, मौन समर्थन दे रहे थे। सरकार पीछे हटी, 2005 में कानून बनी, वो कानून पूरे देश में उसके फायदा लोग उठाए। कोई उस कानून का जब बनने के बाद बिहार कहाँ विरोध किया कि कानून नहीं बननी चाहिए थी। इसलिए बिहार कल भी विरोध नहीं करेगा। ये कानून जब रद्द हो जाएगा तो बिहार वहाँ ताली बजाएंगे, बिहार वहाँ खड़े होंगे, दीप जलाएंगे, किसान अपने खेती में जाकर के दीप जलाएंगे। ये कॉमरेड एक बात ये बताइए, जब आप दिल्ली में और दिल्ली के आसपास में किसान आंदोलन को देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या बड़ी अच्छी चीज़ आपको दिख रही है जो कि बिहार में भी होना चाहिए, ऐसा कुछ? ये सबसे अच्छी चीज़ यहाँ दिख रही है कि यहाँ सामूहिकता है ना, ये सबसे बड़ी चीज़ है। यहाँ आत्मबल है और इसी सामूहिकता को हम सब सीख करके आए हैं। और दरभंगा जैसे बाढ़ की विभीषिका झेल रही दरभंगा और मिथिलांचल, उस इलाके में संदेश को हम ले जाएंगे और निश्चित तौर पर आने वाले दिन में वहाँ भी बड़े आंदोलन की गूंज आपको दिखाई देगी। पूरे ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया
चाहे वो गोदी मीडिया वो हमको दिखाए न दिखाए, बात नहीं, alternative लेकिन मीडिया सोशल दिखा मीडिया दीजिए। में जी। आपको इसकी अभिव्यक्ति दिखाई देगी। और इसकी सुगराहट हम लोगों ने 27 सितंबर को, बिहार में पंचायत चुनाव रहते हुए भी 27 सितंबर को हम लोगों ने तय किया है कि चप्पा चप्पा, दरभंगा जिला हो या बिहार के किसी भी कस्बे में हो, हजारों लोग सड़क पर उतरेंगे। आचार संहिता का भी कोई मायने नहीं रखते हुए लोग पहले अपने कानून की रक्षा करेंगे, अपने अधिकार की रक्षा करेंगे, और हमारे खिलाफ जो कानून बनी है तीर कृषि कानून, उसको रद्द करने के लिए आंदोलन खड़ा होंगे। उसके बाद आचार संहिता की बात। कॉमरेड, एक चीज़ बताइए, जो लोग रेडिकल लेफ्ट मूवमेंट के साथ जुड़े हुए हैं उन लोगों का भी एक सवाल ये होता है कि ये जो एमएसपी बहाल करने के लिए और ये 3 किसान कानून के लिए जिस तरह से लेफ्ट पार्टी जुड़ी हुई है, इसको एक बहुत बड़ा मुद्दा बना रही है, बहुत बड़ा इश्यूज बना रही है, वो ऐसा है नहीं। इसलिए कि बड़े किसानों के नीचे जो वहाँ के दलित और भूमिहीन किसान हैं, जो लैंडलेस लेबरर हैं, वो ज़्यादा पिस रहे हैं, तो उनका सवाल ज़्यादा उठाने की ज़रूरत है। इस पे उनको आप कैसे जवाब देंगे? आप समझ जाइए कि पहले बिहार की खेती और पंजाब की खेती में अंतर समझिए। जी जी जी। बिहार में 2 कट्ठा वाले लोग 10 बीघे वाले की खेती करते हैं जी। यहाँ 15 कट्ठा बीघा वाले लोग 2 बीघे वाले की खेती करते हैं। ये तो सही कहा, ये आपने अंतर दिखा। बिहार में जरूरत के आधार पर खेती है। जी। आप देखेंगे बिहार में आप जब जाएंगे तो गेहूं में ही आप सरसों पाएंगे। जी। गेहूं के चारों तरफ आरी के किनारे आप देखेंगे तीसी है। उसी के बगल में थोड़ी सी कोला में आप मौसरी देखेंगे। उसी के बगल में थोड़ी सी आप आलू भी देखेंगे। ये जो जरूरत के आधार पर वहाँ खेती है, उस खेती जब यहाँ खेती इतनी बड़े दायरे में होती है तब इतने बड़ी खतरा है, इतनी बड़ी सवाल है। जब जरूरत के आधार पर वहाँ खेती होती है, उसके जीवन दायी पर हमला है, वहाँ जीवन से जुड़ी हुई है, रोजी रोटी। लेकिन ये क्यों, मैंने वामपंथ के अंदर की मैं बात कर रहा हूँ, ये क्यों ये डिफरेंस बनाया जाता है कि भूमिहीन किसानों का सवाल को उठाना ज़्यादा जरूरी है, जो बहुत धनी किसान है उसके सवाल के साथ? ये महज अफवाह है। हम तमाम सवालों को उठाते हैं। हम मजदूर और किसानों की एकता चाहते हैं, और देश में जब भी आफत आई है उस आफत का मुकाबला मजदूर किसानों की एकता के बल पर किया गया है। और निश्चित तौर पर आज भी समय है मजदूर और किसानों की एकता के बल पर ही ये हिटलरशाही जो सरकार है, फांसीवादी जो सरकार है। बिहार के अंदर में सैलाब ने भी बहुत तबाही मचाई है, तो बिहार में जो आप लोग आंदोलन करते हैं, खासकर किसानों के समस्याओं को उठाते हैं, आपकी पार्टी को भी अच्छा खासा वहाँ पे पिछले बार लोगों ने समर्थन दिया है, बहुत सीट्स भी मिली है। क्या क्या मुख्य इश्यूज हैं, जरा ये बताना चाहेंगे वहाँ पे? देखिए, बिहार में सबसे पहले मिथिलांचल के इलाके में आप जब जाएंगे, मिथिलांचल से लेकर सीमांचल तक, वहाँ बाढ़ के अस्थायी समाधान का सबसे बड़ा सवाल है। और इस सवालों को वो तो हर साल आता है, लोग डूबते हैं, 1-2 महीने तक चर्चा होती है, फिर दब जाती है। नहीं, वो लगातार लोग इस सवाल को बनाए हुए हैं कि बाढ़ के अस्थायी समाधान करे, लेकिन जब तक रेडिकल कोई सरकार नहीं बनेगी, क्रांतिकारी कोई सरकार तो नहीं समाधान बनेगी। उसका आप लोग कैसे देखते हैं? बाढ़ का समाधान क्या? बाढ़ का अस्थायी समाधान हो, नेपाल, हर बात कहते हैं नेपाल से हम बात करेंगे, नेपाल से बात करने की फुर्सत सरकार के पास नहीं है। हम लोग नेपाल के डैम की बात कर रहे हैं। आप उस डैम को बनाइए, पानी को संग्रहित करिए, पानी को नहर के माध्यम से किसानों के बीच ले जाइए, और ये पानी को अगर संग्रहित कर लिया जाए तो एक बड़ी डैम का तो विरोध भी हो रहा है, जो मतलब पर्यावरण वाले जो लोग इन्वायरमेंटलिस्ट कह रहे हैं कि ये ठीक नहीं है डैम बनाना ही। नहीं, वो अमेरिका में पेड़ को काट करके बंदूक बनाना ठीक है, अमेरिका उसके साथ आप खड़े हो, लेकिन पानी को संग्रहित करके हम बिजली भी पैदा करें, इतनी बिजली पैदा करें कि दूसरे देशों को हम दे, लोगों को आत्मबल जो बिहार होगा वो खतरा है लोगों, कॉर्पोरेट घरानों को। रिलायंस वाले की बिजली कैसे खरीदी जाएगी सरकार के द्वारा, अगर वो बिजली का उत्पादन हो जाएगा तो? ये जो खतरा है, वो खतरा को सामने रख करके बचाने के लिए वो अच्छा, एक भूमि सुधार का भी सवाल आपकी पार्टी के बहुत ही मतलब सेंट्रल एक इशू रहा है, और एक कमीशन भी बनी थी पहले। तो आप अभी सरकार, जो नई सरकार है, उससे बाहर है, विपक्ष में, लेकिन आपकी बड़ी ताकत है, तो ये इशू बहुत ज़्यादा डिबेट में क्यों नहीं आ पाता है? देखिए, डी बंदोपाध्याय के नेतृत्व में नीतीश जी ने एक आयोग बनाई थी, और उसने कहा था कि बंगाल से सीख करके हम आयोग बनाए हैं। 80,000 करोड़ रुपया खर्च किया गया उस आयोग पर। उस आयोग की रिपोर्ट आई, और रिपोर्ट के आधार पर जो चीज़ें सामने आई, तो नीतीश जी के पाँव 12 होने लगे। ये बड़े बड़े किसानों से
जमीन चोर जो है, जो बंदों मैं ये इनका विनोबा भावे की ज़मीन दान दिया फिर उसको चुरा कर रखे हुआ है, ऐसे लोगों से टकराना नहीं चाहते। मंदिर के नाम पर जो ज़मीनें कब चोरी की हुई है, इससे नहीं टकराना चाहते हैं। हम लोगों ने तो कहा डी बंदोपाध्याय की रिपोर्ट को लागू करो। अभी 21 एकड़ ज़मीन लोगों जो ज़मीन है 2100 एकड़ ज़मीन वो गरीबों के बीच बांटो, सरकार नहीं बांट रही। तभी दरभंगा में हम लोगों ने शहर में 2 बीघा ज़मीन कब्जा करके गरीबों के, बिहार सरकार की ज़मीन थी, अंत में सरकार पीछे हटी है और 1 महीने के अंदर वहाँ पर्चा बांटी है। तो सरकार को हम आंदोलन के बल पर पीछे कर रहे हैं। आंदोलन हमारी पहचान है, आंदोलन गरीबों की ताकत है। अच्छा कॉमरेड, ये जो लेफ्ट के हमारे कुछ साथी जो होते हैं, जो रेडिकल लेफ्ट के होते हैं, तो वो आपके इस जो कि मतलब ज़मीन को उस पर कब्ज़ा करना और फिर उसको गरीबों में और मान लीजिए जो भूमिहीन है उसमें बांट देना, इस मेथड का भी हम लोगों ने जब कभी बातचीत की तो ये क्रिटिसिज्म निकल रहा है कि अगर आपने मान लीजिए 2 बीघा ज़मीन लिया और लेने के बाद उसको भूमिहीन में बांट दिया, तो आप प्रॉपर्टी रिलेशन को बनाए रखे हुए हैं। प्रॉपर्टी रिलेशन को तोड़ने का कोई मेथड क्यों नहीं आप पैदा करते हैं? जैसे कि मतलब एक कम्युनिटीज़ के नाम पे मतलब एक कलेक्टिव तौर पे एक मतलब एग्रीकल्चर का कुछ समाधान हो, इस तरह की चीज़ें हो। देखिए, बिहार में अभी हम उन्हीं लोगों की ज़मीन के लिए से बात कर रहे हैं जो आवास विहीन हैं, जो फुटपाथ पे रह रहे हैं जी। तो उसको तो आवास चाहिए, ज़मीन चाहिए पाँव के नीचे। वो कह रहे हैं कि आप प्रॉपर्टी रिलेशंस को मतलब नहीं, हम कोई प्रॉपर्टी रिलेशन को नहीं बना रहे हैं जी। हम तो चाहते हैं, बचा रहे हैं, हम तो चाहते हैं कि देश की जितनी भी संपत्ति है उसका राष्ट्रीयकरण हो जाए जी। माने राष्ट्र की संपत्ति है, राष्ट्रीयकरण हो जाए, तुम चाहते हैं। लेकिन आप जिसको इस धरती पर आया है, जन्म लिया है, पाँव के नीचे ज़मीन होनी चाहिए। अब तो बास आवास के लिए तो आप कानून बनाए, बिहार में कानून बनी हुई है, तो जिस कानून को सरकार लागू नहीं कर पा रहे उसको तो हम लागू कर। हम किसी भी माने रैयत को जिसकी माने खतियान की ज़मीन है उसको हम छू नहीं रहे हैं। हम तो उसको उस ज़मीन की बात कर रहे हैं जो बिहार सरकार की ज़मीन है। सरकार नहीं कही कि जो भूमि सरकारी है वो सरकारी, वो भूमिहीनों की है। तो भूमिहीनों की अगर सरकारी ज़मीन है तो बड़े बड़े पूंजीपति क्यों उसको रखे हुए हैं? उसके लिए क्यों माने अधिग्रहण कर दिया जा रहा है? और जो फुटपाथ पे रह रहे हैं उसको रहने के लिए ज़मीन नहीं है, हर 2 महीने पर आप उसको अतिक्रमण के नाम पर उस पर दमन कर दे रहे हैं, उसको उजाड़ दे रहे हैं। फिर वो 2 महीने के बाद वहाँ पर आकर के वो बना रहे हैं। हज़ारों रुपये, करोड़ रुपये की क्षति बिहार को हो रहा है। हम इस क्षति को बचा रहे हैं जी। अच्छा, दलित बहुजन जो संगठन से जो लोग जुड़े हुए हैं उनका आप पे आरोप होता है कि आप भूमिहीन किसान की बात करते हैं, लेकिन भूमिहीन किसान या तो दलित है, नहीं तो आदिवासी है, नहीं तो पिछड़ा है, तो आप उस आइडेंटिटी को क्यों नहीं उठाते हैं? ये विभाजन करना उनका काम है, हम उस आधार पर नहीं देखते। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई भूमिहीन दलित ही होगा, कोई ब्राह्मण भी होंगे, ऐसी बात तो नहीं है। जो गरीब है, लेकिन 70% हम गरीबों की बात, 70% लैंडलेस लेबरर तो दलित ही हैं। वो भी हैं, लेकिन आज के डेट में आप बताइए, बिहार में आप चले जाइए, पिछले 10 साल में कोई ऐसा जो ज़मीन मालिक है वो 2 बीघा ज़मीन बेचा है, 2 बीघा ज़मीन खरीद नहीं पाया है जी। अब ये स्थिति हो गई है, ज़मीन मालिक 2 बीघा ज़मीन बेच दिए हैं, 2 महीना बीघा खरीद नहीं पाया है, यानी लैंडलेस हो रहे हैं लोग, लैंडलेस हो रहे हैं। और कॉर्पोरेट हमला के चलते हो रहे हैं, कॉर्पोरेट नीति के चलते हो रहे हैं। खाद पानी उसको समय पर नहीं मिल रहा है, बाढ़ आ रही है, बाढ़ आ रहा है, खेती दह जा रहा है। जो बड़े जमीन वाले हैं उसके खाते में पैसा जा रहे हैं। जो मिडिल क्लास हैं, 2 बीघा वाले या 1 बीघा वाले हैं, उनकी अपनी की भी खेती चली गई, पूंजी चली गई। और बटाई पर जो खेती कर रहे हैं 5 बीघा, उसकी भी पूंजी चली गई है, उसकी भरपाई इसको अपने घर से करना पड़ रहा है। अच्छा, 1990 के बाद से जहाँ एक तरफ हमारा मिडिल क्लास जो है और उच्च जो पूंजीपति वर्ग है वो बहुत सेलिब्रेट कर रहा है इंडिया को कि इंडिया बहुत तरक्की कर गया और बहुत यहाँ पे पैसा बन गया और भारत का नाम दुनिया में फैल गया। लेकिन ये वही दौर है जब कृषि संकट के दलदल में फंसता चला गया और आज कृषि तो बिल्कुल ही बेहाल है। और ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी कि जब कोरोना लॉकडाउन में कोई सेक्टर काम नहीं किया तो थोड़ा बहुत लोगों को बचाने के लिए वही सेक्टर आया जो कृषि सेक्टर है, जिसको सबसे ज़्यादा लोग नज़रअंदाज किए हुए हैं। तो आप थोड़ा संक्षेप में बताएंगे कि सरकार को या लोगों को या पॉलिसी साज जो लोग हैं उनको किन किन किसानों की समस्याओं को दूर करने की ज़रूरत है, क्या क्या मुख्य समस्याएं हैं उनकी? देखिए, खासकर बिहार के संदर्भ में अगर आप बात करेंगे जी। तो बिहार के संदर्भ में सबसे पहले किसानों को जो खेती करते हैं, सही में खेती करते हैं, उनको समय पर खाद पानी बिजली मिले जी, सब्सिडी के साथ मिले, समय पर मिले।
और अगर नहरों में पानी भी नहीं नहरों जाता में है। पानी नहीं जाता है, बाढ़ आती है, उससे जो क्षति होती है उसकी जिम्मेवारी सरकार है, जी क्योंकि वो देश के राजस्व के लिए खेती कर रहे जी। हैं, देश के लिए अन्नदाता है, वो अन्न उपजाते हैं तो हम खाते हैं, तो हमारा वो अन्नदाता है, इसलिए उनकी सुरक्षा की गारंटी सरकार को करनी होगी, सरकार नहीं करती। और उसके एवज में जो 3 कृषि कानून लाए हैं, इसको तो सरकार अपनी प्रतिष्ठा की बात नहीं करे, भूल होती है लोगों से, सरकार ने भूल की है और उस भूल को मानते हुए सरकार इसको रद्द करे। जी और अगर सही मायने में किसान के शुभचिंतक है तो बाढ़ के अस्थायी समाधान बिहार में करे, समय पर बिजली पानी की व्यवस्था पूरे देश में गारंटी करे, खाद समय पर मिले, सस्ते दर पर मिले। क्या दिक्कत है? आप 209 रुपये चीनी का भाव कर दो, चीनी के खाने के बिना लोग तो मर नहीं जाएंगे। हो सकता है 2 रसगुल्ले 4 रसगुल्ले के बदले 2 रसगुल्ले खाएंगे हम। और पेट्रोल की दाम आप 65 कर दो, किसान खुशहाल हो जाएंगे, यात्रा सस्ता हो जाएगी, हमको ऐसे ही अनाज सस्ते मिल जाएगा, आप देश की सुरक्षा व्यवस्था भी ठीक हो जाएगी। तो चीनी के दाम तो 209 कर दो, आप पेट्रोल की दाम 109 कर रहे हो और चीनी की दाम 30 कर रहे हो। हम तो कहने आए चीनी की दाम 209 कर दो, क्या दिक्कत है? हम 2 रसगुल्ला कम खाएंगे, अपनी बहन की शादी में हम 1 मन नहीं 20 किलो बनाएंगे, और पेट्रोल की दाम आप सस्ते कर दो। ये तो आप नहीं कर रहे। आप कहने के जो डीजल और पेट्रोल की जो कीमत बढ़ रही है, इसकी भी मार किसानों पर है, और जब किसान के ऊपर मार होगी तो उसके बाद आम आदमी के ऊपर भी मार आम आदमी पे ऊपर होगी। आप जान लीजिए 220 रुपये सरसों का तेल मैंने कभी नहीं सोचा। 70 साल में जो सरकार पिछली बार सरकार चली थी वो 85 रुपये तेल था, और 2014 के बाद ये 2021 आते आते 220 रुपये किलो सरसों का तेल हो गया। 350 से अब गैस शुरू किए थे और सबको गैस देने की बात कर रहे थे। अभी आप जिसको आप दिए 1000 रुपये तक आ गए, जिसको आप गैस दिए भी उसका सिलेंडर खाली है, वो गोईठा पर खाना बना रहे हैं। ये जो मार है किसानों पर, इससे तो लड़ना भी बाकी है। आप जो अंधकार में हमको रख करके कानून बना दिए हो, कोरोना काल में जब हम मर रहे थे, हमको इलाज और दवाई की ज़रूरत थी, उस समय मेरे ऊपर एक कानून अंग्रेजी कानून ला करके 3 कानून ला करके लाद दिए हो। इसलिए अंग्रेजी मानसिकता का कानून सरकार है, और इसमें मुझे कोई गुरेज कहने में नहीं है कि अंग्रेज़ों का दलाल है, और अंग्रेज़ों के दलाल को से लड़े बिना, इसको हम भगाए बिना देश को नहीं बचा सकते हैं। और इस देश को बचाने के लिए निश्चित तौर पर हम लोग एकजुट है, पूरे बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, सभी जगह के लोग। कल तो महाराष्ट्र से लोग आए थे बॉर्डर पर, गाजीपुर बॉर्डर पर। महाराष्ट्र के नौजवानों ने जो सांस्कृतिक टीम प्रस्तुत किया वो मुझे प्रभावित कर दिया। ये कहना बिल्कुल गलत है कि देश के किसान इससे खुश है, इससे कोई खुश नहीं है। नौजवान तो पहले मोर्चा ले लिया। 17 सितंबर आने वाला है, ये जन्मदिन नकली जन्मदिन मनाएंगे। 17 सितंबर को बिहार के नौजवानों ने कहा कि हम बेरोजगारी दिवस मनाएंगे। इससे ज़्यादा फजीहत और क्या होगा? सरकार पिछले साल भी शायद पिछले साल होगा। सरकार को इज्जत बचानी है, आंख मूंद करके, अडानी अंबानी से रिश्ता तोड़ करके। और आप बताइए तो, पीयूष गोयल रतन टाटा को गाली दिए। आप जान लीजिए हिंदुस्तान के मिडिल क्लास रतन टाटा के विरोध में सुनना नहीं चाहता, लेकिन हिंदुस्तान के नौजवान सड़कों पर आप बात करेंगे तो अंबानी अडानी को गाली से ही संबोधित करता है। और ये पीयूष गोयल दिल्ली में बैठ करके रतन टाटा को गाली दे रहे हो, ये क्या बात है? वो भी तो पूंजी है देश का, उसको आप क्यों गाली दे रहे हो? क्योंकि आप क्यों बात नहीं कर रहे? इसलिए देश को बचाना है, 3 कृषि कानून को रद्द करो, और देश को किसानों के बल पर चला है, किसानों के बल पर यहाँ तक आया है। और आप गांधी जयंती के अवसर पर मोदी जी को मैं सलाह दूंगा कि 2 अक्टूबर को आप जो गांधी को याद करेंगे तो चंपारण को याद करो। चंपारण में गांधी जी ने कहा कि किसान देश का रीढ़ है, और देश का रीढ़ है तो आप ही मान लो। और भूल हुई है आपसे, मैं कह रहा हूँ मोदी जी आपसे भूल हुई है तो भूल को माफ़ करेगा लोग, लेकिन 2 अक्टूबर को ही आप घोषणा कर दो, कानून रद्द हो जाए। ठीक है देवेंद्र जी, कॉमरेड देवेंद्र जी, आपने बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। Kindly like, share and subscribe our YouTube channel.